गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 6 लॉज एंड एथिक्स में 40 नंबर्स का मैं एमसीक्यू बताने वाला हूं। एमसीक्यू याद रखिएगा। इस में जो आज का क्लास आपका 40 मार्क्स का क्लास है। 1 घंटा का भी क्लास नहीं होगा और आपको 40 मार्क्स का ज्ञान मिल जाएगा। 40 मार्क्स श्योर शॉर्ट आएगा। मैं बता रहा हूं, मैं इस हिसाब से बनाया हूं इसको कि सब चीज कवर है। और इस वीडियो को आप देखेंगे मतलब श्योर शॉर्ट इस पेपर में पास हो जाएंगे, याद रखिएगा। और अच्छा से देखेंगे तो एजम्पशन भी आएगा। इसलिए 40 मार्क्स का क्लास है। इस क्लास को एकदम स्किप मत कीजिएगा, गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। 10 से 15 बार एग्जाम तक देख लीजिएगा इस वीडियो को। श्योर शॉर्ट आप पास कर जाएंगे और एजम्पशन भी आ जाएगा अच्छा से पढ़ेंगे तो। इस वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा। मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूं। मैं जो बता रहा हूं एकदम सुनना है अच्छा से, आपको खाली सुनना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 डायरेक्टली मैं फटाफट आ रहा हूं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी विच फॉर्म। कंपनी का एनुअल रिटर्न जो आरओसी में फाइल होता है किस फॉर्म में फाइल होता है? एमजीटी 7 में फाइल होता है। आरओसी फॉर्म आंसर होगा एमजीटी 7। कंपनी का एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में फाइल होता है? एमजीटी 7। थोड़ा सा ज्ञान सुन लीजिए। कंपनी का जब एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन के अंदर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न में कंपनी का शेयर होल्डर का डिटेल जाता है कि कंपनी का कितना शेयर होल्डर है, सब शेयर होल्डर का डिटेल जाता है। अल्टीमेटली सिर्फ आपको यही याद रखना है। सेक्शन 92 बोलता है एनुअल रिटर्न फॉर्म एमजीटी 7 में आरओसी के पास फाइल होता है। Next question. A company whose business is acquisition of shares debenture is known as this. एक कंपनी जिसका बिजनेस है शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना, या डिबेंचर को खरीदना और डिबेंचर को बेचना। घुमा फिरा के ये बोलना चाहता है कि एक कंपनी जिसका बिजनेस है इन्वेस्टमेंट को खरीदना और इन्वेस्टमेंट को बेचना, तो इन्वेस्टमेंट को जो कंपनी खरीदेगा बेचेगा उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट कंपनी। लॉजिक से सोचिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी, सीधा सा बात है। कंपनी या देखिए, कंपनी जिसका बिजनेस है शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना, इन्वेस्टमेंट को बेचना और खरीदने का कंपनी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनी। लॉजिक इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आंसर याद रहेगा। देखिए सेक्शन 9 - 2 इज 7, तो एमजीटी 7 ऐसे याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, कंपनी का एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म? एमजीटी 7। कंपनी जिसका बिजनेस है शेयर को खरीदना और शेयर बेचना उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच फॉर्म। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 11 आईएनसी 11 याद रखिएगा। 11 कैसे याद रखेंगे? 1 मतलब कंपनी का पहला। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है सबसे पहला जो आरओसी आपको फॉर्म देता है उसको बोलते हैं आईएनसी 11। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 आई लिखा हुआ, आई मतलब 1 याद रखना। 11 सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा फॉर्म होगा? फॉर्म आईएनसी 11, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 7 प्रिंसिपल पब्लिक लाइफ सेट बाय डेस। या देखिए एथिक्स वाला चैप्टर में है। 7 प्रिंसिपल जो पब्लिक लाइफ का सेट आउट किया गया है लॉर्ड नॉलन। देखिए लॉर्ड नॉलन, ये याद रखिएगा। पब्लिक लाइफ एल फॉर लॉर्ड और एन फॉर नॉलन, एलन याद रखिएगा, याद रहेगा। पांचवा क्वेश्चन बोलता है, देखिए 7 प्रिंसिपल, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। देखिए इसको थोड़ा सा घुमा के बोल दिया। 7 प्रिंसिपल ऑफ डेज वे सेट आउट बाय द लॉर्ड नॉलन इन 1995। क्या होगा? 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, सीधा सा याद है। 7 प्रिंसिपल पब्लिक लाइफ का सेटअप कौन किया है? लॉर्ड नॉलन, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन में बोला गया है यूज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को क्यों यूज करते हैं? मिनिमम वेज रेट फिक्स करने के लिए, याद रखिएगा। मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को क्यों यूज किया जाता है? मिनिमम फिक्स करने के लिए मिनिमम वेज रेट, याद रखिएगा, मिनिमम रेट ऑफ वेज। और एक क्वेश्चन है हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? हाइब्रिड मतलब कॉम्बो, दोनों का कॉम्बो कौन है? कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बो एलएलपी को बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एलएलपी में कंपनी का भी फीचर मिलता है और पार्टनरशिप फर्म का भी फीचर मिलता है, दोनों का फीचर मिलता है एलएलपी में, समझ में? इसीलिए बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कम्बो, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म दोनों का कम्बो कौन है? एलएलपी है। 7 क्वेश्चन याद हो गया। एक बार हल्का सा शॉर्ट में बता रहा हूं। कंपनी का एनुअल रिटर्न एमजीटी 7। जो कंपनी बिजनेस करता है शेयर को खरीदने बेचने का, इन्वेस्टमेंट कंपनी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा होगा? फॉर्म आईएनसी 11। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ लॉर्ड नॉलन, याद रखिए। हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म एलएलपी। नेक्स्ट आ जाइए,
ठीक है। ए कंपनी कैन नॉट रिमूव ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा, यदि ट्रिब्यूनल ने, एनसीएलटी ने डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, उसको कंपनी हटा नहीं सकता है। कंपनी उसी डायरेक्टर को हटा सकता है जो कंपनी का बोर्ड अपॉइंट करता है या शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। याद रखिएगा, समझ में आया। ए कंपनी कैन नॉट रिमूव ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने जो डायरेक्टर अपॉइंट किया है कंपनी ने, माने गवर्नमेंट अथॉरिटी ने डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो उसको मेरा निकालने का अधिकार नहीं है कंपनी को। मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और होल टाइम डायरेक्टर इज 21 ईयर्स। एमडी और होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए कितना एज होना चाहिए? कम से कम 21 साल होगा, तभी एमडी और होल टाइम डायरेक्टर बन पाएगा वो आदमी। द एनुअल रिटर्न ऑफ ओपीसी 1% कंपनी सेल बी साइन बाय कंपनी का। देखिए ओपीसी 1% कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल करेगा कंपनी सेक्रेटरी, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन यदि उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा, तब उस कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा। याद रखिएगा, समझ में आया। यदि कंपनी सेक्रेटरी है तो पहले बेनिफिट किसको दिया जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी को। यदि कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा तो उस कंपनी का एनुअल रिटर्न उस कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरओसी फॉर्म फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। यदि कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए उस कंपनी को आईएनसी 27 आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। आरओसी में कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? आईएनसी 27। एवरी कंपनी शेल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस ऑन अकाउंटिंग ईयर बेसिस। याद रखिए, एवरी इंप्लॉई को बोनस जो दिया जाता है अकाउंटिंग ईयर के बेसिस में दिया जाता है। देखिए, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर में दो डिफरेंस है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर तक होता है और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है। तो इंप्लॉई का बोनस क्या होगा? दिसंबर खत्म होने के बाद मिल जाएगा बोनस, जनवरी फरवरी में बोनस मिल जाएगा। तो अकाउंटिंग ईयर के बेसिस में इंप्लॉई को बोनस दिया जाता है। चौथा देखिए, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर सिक्योरिटीज फाइल विद इन डेज 30 डेज। याद रखिए, कंपनी जब शेयर इशू करता है, शेयर अलॉट करता है, उसका रिटर्न जाता है आरओसी का फॉर्म पास 3 में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट लगता है। फॉर्म का नाम याद रखिएगा। और वो कब फाइल होता है? विद इन 30 डेज। जिस दिन कंपनी अलॉटमेंट कर रहा है वहां से 30 दिन के अंदर PAS 3 फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ऑन फैक्ट्री वर्क। फैक्ट्री का सारा काम का जिम्मेदारी एक ही आदमी का होता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपायर। जो फैक्ट्री का सारा काम संभालता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। सिंपल सा भाषा है। उसके बाद देखिए नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। नेचर ऑफ मोरल जजमेंट कौन सा एथिक्स बताता है? मेटा एथिक्स। मेटा एथिक डिस्क्राइब करता है मोरल जजमेंट को। कौन सा एथिक्स मोरल जजमेंट को डिस्क्राइब करता है? मेटा एथिक्स। कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर कैपिटल इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एसोसिएट कंपनी, किसी कंपनी का 20% शेयर होल्डिंग ले लिए हैं तो आपकी एसोसिएट कंपनी बन गई। और एसोसिएट कंपनी मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, याद रखिए। और 50% से ज्यादा आप होल्ड करते हो उस कंपनी का तो आप बन गए होल्डिंग कंपनी। याद रखिए, एसोसिएट कंपनी मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल करने के लिए 20% चाहिए होता है और होल्डिंग कंपनी बनने के लिए 50% चाहिए। तो कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर कैपिटल। कभी किसी कंपनी का 20% शेयर होल्ड कर रहे हो मतलब वो आपकी एसोसिएट कंपनी हो गई। एसोसिएट कंपनी मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है। फॉर प्राइवेट कंपनी मिनिमम क्वारम इज 2 मेंबर्स। क्यों बोला गया है 2 मेंबर्स? देखिए, क्वारम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर का क्या लिमिट है? प्राइवेट कंपनी के लिए 2, तो दोनों डायरेक्टर आ गए, तो इसलिए 2 लिमिट रखा गया। 2 मेंबर्स कम से कम आएंगे तो उस प्राइवेट कंपनी का क्वारम वैलिड हो जाएगा। देखिए, आइए देखिए, नोटिस कैन नॉट बी सेंड टू ऑल द शेयर होल्डर वाया पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब शेयर होल्डर को कंपनी नोटिस
न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करके नहीं दे सकता है, उसको पर्सनली उसका एड्रेस में भेजना पड़ेगा, याद रखिएगा। शेयर होल्डर को कंपनी सारा शेयर होल्डर को नोटिस देना भी चाह रहा है तो एक तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके नहीं दे सकता है, शेयर होल्डर को नोटिस उसका घर में रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना पड़ेगा। फीमेल चाइल्ड कैन वर्क इन द फैक्ट्री ओनली, 8 से सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक की फीमेल चाइल्ड फैक्ट्री में काम कर सकती है। अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी शेल नॉट एक्सीड 20 मंथ पे, मतलब ग्रेजुएटी का अमाउंट आपका जो सैलरी है पर मंथ 20 महीना का सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता है। ग्रेजुएटी का अमाउंट आपका जो सैलरी है 20 महीना का सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता है। When partnership continued after expiry of fixed term is called partnership at will। पार्टनरशिप क्या होगी, हम लोग का पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना था कि 2 साल तक चलेगा, उसके बाद देखा जाएगा। 2 साल के बाद भी पार्टनरशिप चल रहा है तो वो हमारी मर्जी से चल रहा है, हमारे विल से चल रहा है, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। व्हेन पार्टनरशिप कंटिन्यू आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। A director may resign from his office by giving notice to the कंपनी। डायरेक्टर कंपनी से रिजाइन कर सकता है, उसको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, याद रखिएगा। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हो या रेजिग्नेशन हो, आरओसी फॉर्म DIR 12 फाइल होता है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो या रेजिग्नेशन हो, आरओसी फॉर्म DIR 12 फाइल होता है, DIR 12। और याद रखिए डायरेक्टर रिजाइन होगा तो नोटिस किसको देगा, कंपनी से रेजिग्नेशन ले रहा है तो कंपनी को ही तो देगा। Time limit for registration of charge is called days stage from the date of creation of charge। देखिए चीज को समझिए, आज कंपनी माने चार्ज को रजिस्ट्रेशन कर रहा है, मतलब चार्ज कब रजिस्ट्रेशन करता है, कंपनी लोन वगैरह लेता है तो उसको लोन के अगेंस्ट चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता है आरओसी में। आरओसी में एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है और वो फॉर्म कब फाइल होगा, जिस दिन चार्ज क्रिएट करेगा वहां से 30 दिन के अंदर CHG1 फॉर्म में फाइल करना पड़ता है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज। तो चार्ज का फॉर्म कब फाइल करना पड़ता है, 30 दिन के अंदर CHG1 में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्ज। मोरल मैनेजमेंट रिक्वायर इथिकल डेस। मोरल मैनेजमेंट को इथिकल क्या चाहिए, लीडरशिप चाहिए। विच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी, देखिए विच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। आप क्या चीज देते हैं सामने वाले को जब डिमांड करता है, चेक देते हैं, जाओ चेक ले लो, पैसा विड्रॉ कर लो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर ऑन डिमांड इज कॉल्ड चेक। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर को दिया जाता है, किसी को पैसा देते हैं हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, चेक के थ्रू देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। When consent is obtained by undue influence for contract, माने किसी को फोर्स करके, किसी को बाउंड करके आप कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे, कोई चीज का माने साइन करा रहे हैं, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। The sweat equity shares shall be locked in for a period of 10 years from the date of allotment। स्वीट इक्विटी शेयर जो एम्प्लॉय लोगों को दिया जाता है वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहता है, याद रखिएगा। स्वीट इक्विटी शेयर्स का लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल। अब आगे देखिए, every employee shall be entitled to receive bonus from his employer in an accounting year if he has worked for not less than, एम्प्लॉय कम से कम 30 वर्किंग डेज काम करेगा तभी उसको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा बोनस जो एम्प्लॉय को मिलता है अकाउंटिंग ईयर बेसिस में मिलता है, फाइनेंशियल ईयर बेसिस में नहीं, अकाउंटिंग ईयर बेसिस में मिलेगा। और कोई एम्प्लॉय कम से कम 30 दिन काम करेगा तभी उसको बोनस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। द मेन फीचर ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो मेल के थ्रू दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबल है। उसमें DSC लगता है इसलिए रिलायबल भी हो जाता है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबल। अब देखिए, एडोलसेंट मींस कंप्लीट 14 इयर्स बट नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स। एडोलसेंट उसी को बोलते हैं जो 14 साल कंप्लीट कर लिया है लेकिन 18 साल कंप्लीट नहीं किया। 18 साल कंप्लीट होते ही वो मेजर हो जाएगा। पार्टनरशिप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज पार्टिकुलर पार्टनरशिप। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का जो पार्टनरशिप होगा उसको बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप।
partnership for construction of a shopping complex is particular partnership. Writing of a person name on face or back of an instrument is called endorsement. Endorsement मतलब होता है अप्रूवल. चेक में जैसे इंडोर्स करते हैं, तो चेक में आप जब कैश विड्रॉ करने जाएंगे तो आपसे पीछे भी साइन करवाता है और आगे भी साइन कराता है, उसी को बोलते हैं इंडोर्समेंट. राइटिंग ऑफ ए पर्सन नेम ऑन ए फेस और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट, अप्रूवल. साउंड माइंड ऑफ ए पर्सन मीन्स डेस. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साउंड माइंड किसको बोलते हैं? जब वो पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने का कैपेसिटी होता है, इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जब वो आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड समझ सकता है, उसी को साउंड माइंड बोलते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साउंड माइंड मतलब ए पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बिजनेस एथिक्स सेफगार्ड राइट ऑफ द डेस. बिजनेस एथिक्स क्या करता है? सेफगार्ड करता है किसको? कंज्यूमर को. राइट ऑफ द कंज्यूमर का राइट को प्रोटेक्ट करता है बिजनेस एथिक्स. याद रखिए, बिजनेस एथिक्स सेफगार्ड राइट ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर का राइट को बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट करता है. ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस मेड ऑन वर्किंग डे. वर्किंग डे के हिसाब से ही वेजेस मिलता है. अब देखिए आगे, वैल्यू चेन ऑफ कंपिटेटिव एडवांटेज. जो वैल्यू चेंज कंपिटेटिव एडवांटेज प्रमोटेड बाई माइकल पोर्टर. माइकल पोर्टर वैल्यू चेन को प्रमोट करता है, आप इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं. और एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, देखिए, लैटिन वर्ड नेमो डेट कोड नॉन हैबिट मीन्स नो मैन कैन पास ए बेटर टाइटल देन ही हैज. बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसमें माथा मत लगाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. The appointment of independent director shall be approved by the general meeting. Independent director को कौन अपॉइंटमेंट को अप्रूव करता है? शेयर होल्डर लोग करते हैं. शेयर होल्डर लोग कौन सा मीटिंग में बैठते हैं? जनरल मीटिंग. एजीएम हो या ईजीएम हो, दोनों ही जनरल मीटिंग है, याद रखिएगा. शेयर होल्डर लोग का मीटिंग को क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट को कौन अप्रूव करता है? शेयर होल्डर लोग करते हैं. तो शेयर होल्डर लोग करेंगे तो उनका मीटिंग को क्या बोलेंगे? जनरल मीटिंग. डायरेक्टर का मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग. शेयर होल्डर का मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट को कौन अप्रूव करता है? शेयर होल्डर लोग. तो क्या होगा? जनरल मीटिंग. उसके बाद देखिए, डिस्प्यूट ऑफ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फाइल्ड इन. यदि एम्प्लॉय को ईएसआई मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई डिस्प्यूट है, एम्प्लॉय को ईएसआई का पेमेंट देने के लिए एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड बनाया गया है. उसमें एम्प्लॉय का जो ईएसआई का डिस्प्यूट होता है, उसका बेनिफिट होता है, वो वहां फाइल होता है. एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड. ईएसआई कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. ईएसआई का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को कितना देना पड़ता है और एम्प्लॉय को कितना देना पड़ता है? 0.75% ऑफ सैलरी. कौन देगा? एम्प्लॉय देगा. और एम्प्लॉयर कितना देगा? 3.25% ऑफ सैलरी. तो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का हो जाएगा 0.75% और एम्प्लॉयर का कितना होगा? 3.25% ऑफ पर मंथ सैलरी. ठीक है, आगे देखिए. देखिए, Which of the following is not an unpaid seller right against the goods? अनपेड सेलर का ये राइट नहीं है. क्या राइट नहीं है? वो डैमेज के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता अनपेड सेलर. बेसिक फंडा यही है. तो द राइट ऑफ सीकिंग क्लेम फॉर डैमेज. अनपेड सेलर डैमेज के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, उसका राइट नहीं है. अनपेड सेलर का क्या राइट नहीं है? क्लेम फॉर डैमेज. डैमेज के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता है. The money received on application shall be kept in a separate bank account in a days bank, schedule bank. जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन करता है तो जिसको एप्लीकेशन करता है, जिसको शेयर देना चाहता है, उससे एप्लीकेशन मनी लेता है. वो एप्लीकेशन मनी कहाँ कंपनी रखता है? तो शेड्यूल बैंक में. तो नया अकाउंट खोलता है शेड्यूल बैंक में. जिस आरबीआई ने कुछ बैंक को शेड्यूल बैंक रिकॉग्नाइज किया, उसी में अकाउंट खोलना पड़ता है कंपनी को और उसमें शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा जमा होता है. समझ में आया? तो द मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन मतलब शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेल बी केप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन ए नेम शेड्यूल बैंक में शेयर एप्लीकेशन का पैसा रखा जाता है. इतना याद रखना है. वेजेस नॉट इंक्लूड. ट्रैवलिंग अलाउंसेस वेजेस का पार्ट नहीं है. ट्रैवलिंग अलाउंसेस वेजेस का पार्ट नहीं है.
एलएलपी फाइल इट्स एनुअल रिटर्न, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अपना एनुअल रिटर्न का फाइल करता है 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो अप्रैल मई एंड तक उसको एलएलपी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अपना एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर से 60 दिन के अंदर, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वहां से 60 दिन के अंदर फाइल करता है फॉर्म 11 में, आरओसी में फाइल होता है। ठीक है, आगे देखिए, prospectus does not include complete particulars of quantum or price of the security, it's called red herring prospectus। क्या बोलते हैं देखिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बुक बिल्डिंग कंसेप्ट पे बेस है, उसमें सामने वाला जिसको हम शेयर इशू करेंगे उसी से ही प्राइस पूछा जाता है। ठीक है, जो एवरेज प्राइस होगा उस बेस में शेयर अलॉट कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पार्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, कितना शेयर इशू करेंगे, किस प्राइस में इशू करेंगे वो पता नहीं, वो तुम सामने वाला कस्टमर से पूछेंगे बिडिंग करके। बिडिंग का कंसेप्ट यूज किया जाता है, बुक बिल्डिंग कंसेप्ट यूज होता है, इसी को बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। An instrument of the proxy shall be deposited with the register office of the company within days hours before the conduct of the meeting। मीटिंग में प्रॉक्सी मतलब समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्टर हूं, मेरा आज मैं मीटिंग अपॉइंट नहीं कर सकता हूं, मुझे पर्सनल काम है, मैं बाहर जाना हूं, तो मैंने अपने बिहाफ में किसी और अपने फ्रेंड को बोल दिया कि तू जा मीटिंग अटेंड कर ले, तो मेरे बिहाफ में कोई अपॉइंट कर रहा है मीटिंग, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। तो उसके लिए कंपनी में जब मीटिंग होता है उसके 48 घंटा पहले एक प्रॉक्सी फॉर्म जमा होता है कि मेरे बिहाफ में ये आदमी एटसेट्रा मिस्टर एक्स मीटिंग करेगा, तो यही पूछा है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रॉक्सी shall be deposited with the registered office of the company within days hour before the conduct of the meeting। मीटिंग होने से 48 घंटा पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। Which of the following is not a category of company? किस कौन सा कैटेगरी ऑफ कंपनी नहीं है? प्राइवेट कंपनी कंपनी का कैटेगरी है, पब्लिक कंपनी कंपनी का कैटेगरी है, असिस्टेंट कंपनी बोल के कोई कैटेगरी नहीं होता है, फॉल्स नेम है, इसीलिए बोल जाएगा असिस्टेंट कंपनी। आप लिस्ट में देखिएगा असिस्टेंट कंपनी होगा, सर्च करके सिलेक्ट करके चॉइस कर लीजिएगा। Who will not be considered as an employee? पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉय, पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है, क्यों? पार्टनर मालिक है, सिंपल सा लॉजिक है। ग्रेच्युटीज पेबल, देखिए ग्रेच्युटीज पेबल टू एन एम्प्लॉय आफ्टर ही हैज रेंडर्स कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years ऑन हिज रेजिग्नेशन। तो ग्रेच्युटी कब पेबल किया जाता है? रेजिग्नेशन में, कम से कम 5 साल काम करेगा उसका रेजिग्नेशन में, रेजिग्नेशन के बाद ग्रेच्युटी दे देंगे, सीधा सा बात है, रेजिग्नेशन के बाद मिल जाएगा ग्रेच्युटी। ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल देन होल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। यदि कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा पार्ट भी इलीगल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, सिंपल सा बात है, कोई भी पार्ट होना चाहिए। अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट द टर्म ऑफ द ऑफेंस ऑफ द मेंबर्स, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल सेल बी 4 years। याद रखिएगा 4 years होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ, ऑफेंस नहीं ऑफिस होगा। बोलना चाहता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से जो टर्म ऑफ ऑफिस है मेंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, जो मेंबर है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, उसका ऑफिस का टर्म, ऑफिस का पीरियड जब वो अपॉइंट होगा वहां से कितना साल होगा? 4 साल होगा। चीज को समझिए, टर्म ऑफ द ऑफिस मतलब माने जब वो अपॉइंट होगा उसका जो पीरियड होगा, जो वैलिडिटी होगी अपॉइंटमेंट से 4 साल होगी। टर्म ऑफ द ऑफिस वो कितना साल के लिए अपॉइंट होगा? मेंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल 4 साल के लिए अपॉइंट होता है। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का मेंबर 4 साल के लिए ऑफिस में अपॉइंट होता है, मिनिमम 4 साल उसका ड्यूरेशन रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रोमिस टू पे ₹1000 इफ इट इज रेन टूडे। आज बारिश होगा तो हम तुमको 1000 रुपया देंगे, ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोलते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, आज बारिश होगा तो 1000 रुपया देंगे, इस टाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, इस चीज को देखिए अच्छा से, चीज को समझिए क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, बोलना चाहता है कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, मतलब आप कोई फोर्स करके किसी से काम करा रहे हो तो उसको बोलते हैं कोर्शन। ठीक है, अब आगे देखिए,
विच सेक्शन, किस सेक्शन में ये चीज कवर है? वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेक्शन 108 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कौन सा सेक्शन में कवर है? सेक्शन 108, 108 याद रखिएगा। विच इथिक्स, वार, एनिमल राइट्स एंड कैपिटल पनिशमेंट किस टाइप्स का एथिक्स में कवर है? अप्लाइड इथिक्स में कवर है, याद रखिएगा, अप्लाइड इथिक्स में कवर है। विच इथिक्स, किस इथिक्स में वार, एनिमल राइट्स और कैपिटल पनिशमेंट कवर है, उसको बोलते हैं अप्लाइड इथिक्स। इथिक्स आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड पर्सन बिहेवियर। इथिक्स क्या एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो बताता है पर्सन का बिहेवियर के बारे में। तो इथिक्स आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड पर्सन बिहेवियर, पर्सन का बिहेवियर के बारे में बताता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स विच फॉर्म, कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स किस फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है? फॉर्म MGT 1 में। कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कौन सा फॉर्म में मेंटेन करेगा? फॉर्म MGT 1 में। आगे देखिए, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस रहता है उसमें जो मिस स्टेटमेंट रहता है वो अट्रैक्ट करता है लायबिलिटी ऑन द इश्यूअर। जो कंपनी इशू कर रहा है, इश्यूअर जो है उस पे मिस स्टेटमेंट इन माने प्रोस्पेक्टस का लायबिलिटी अट्रैक्ट होता है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, यदि मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में, उसका लायबिलिटी किस पे अट्रैक्ट होगा? इश्यूअर के पास, द इश्यूअर, द पर्सन हु इशू द प्रोस्पेक्टस। आगे देखिए, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बस इतना याद रखना। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है। आगे देखिए, आगे देखिए अच्छा से, देखिए आगे देखिए, gratuity payable on the termination of employment after render continuous service not less than, कम से कम एम्प्लॉय 5 साल का सर्विस करेगा तभी ग्रेचुटी का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये आपको माइंड में सेट कर लेना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, आफ्टर रेंडरिंग कंटिन्यूअस सर्विस नॉट लेस देन, कम से कम एम्प्लॉय को 5 साल का सर्विस करना पड़ेगा ग्रेचुटी के लिए। नो चाइल्ड शेल बी अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री अनलेस कंप्लीट हिज, कम से कम कोई बच्चा 14 साल कंप्लीट करेगा उसके बाद ही फैक्ट्री में काम कर सकता है, नहीं तो काम नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ ग्रेचुटी, एम्प्लॉयर्स डिपोजिट्स ग्रेचुटी टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहता है, जो अथॉरिटी रहेगा उसके पास एम्प्लॉयर ग्रेचुटी का पैसा जमा कर देगा। यदि डिस्प्यूट चल रहा है ग्रेचुटी को लेकर तो एम्प्लॉय का जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर का कि ग्रेचुटी का पैसा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा कर दिया जाए। लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी अराइज व्हेन डेटर फेल्स टू पे डेट टू, ऑब्वियसली डेटर अपना यदि डेट पे नहीं करता है क्रेडिटर को तो लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी अराइज हो जाएगा। वेलफेयर मेजर टेकन इन ए फैक्ट्री, क्रेचेस, क्रेचेस मतलब होता है बच्चा लोगों का, छोटा छोटा बच्चा लोगों का शिशु रूम बनाया जाता है कि जो लेडी लोग अपना बच्चा को रख के वहां पर काम कर सके, तो उसको बोलते क्रेचेस। और वो ये एक प्रकार का क्या है, आपका वेलफेयर मेजर है, फैक्ट्री में वेलफेयर मेजर के काम में माने एक पार्ट है क्रेचेस। आगे देखिए, which cannot be ट्रांजेक्ट थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मतलब होता है रिजोल्यूशन वाया पोस्ट। आप पोस्ट के थ्रू चिट्ठी भेज देते हैं कि आपका रिजोल्यूशन क्या है, आप माने फेवर में हो या अगेंस्ट में, अपना रिजोल्यूशन पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए। लेकिन बोला गया है कि यदि कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा तो पोस्टल बैलेट के थ्रू रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, मतलब रिजोल्यूशन बाय पोस्ट नहीं हो सकता है, सिंपल सा मीनिंग है। तो विच कैन नॉट बी ट्रांजेक्ट थ्रू पोस्टल बैलेट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। Remission means death of the lesser performance, acceptance of the lesser performance, lesser performance को accept करने को ही remission बोलते हैं। Remuneration less than minimum wage given to force labor, फोर्स जो लेबर होता है उन लोगों को ही जो मिनिमम वेजेस रेट से भी कम पैसा दिया जाता है। तो जब रेमुनरेशन मिनिमम वेज रेट से भी कम हो तो उसको बोलते हैं फोर्स लेबर। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विथ अदर स्टेट, याद रखिएगा 2 प्रकार का रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्टिंग होता है। विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में जहां आप रह रहे हो, जैसे कलकत्ता से कलकत्ता रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ। एक होता है कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हुआ। जब कलकत्ता से मुंबई यदि रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा तो आरओसी में हम लोगों को INC 23 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कलकत्ता से कलकत्ता ऑफिस शिफ्ट होगा मेरा तो INC
22 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन ऑफ डिपोजिटरी रिसिप्ट, सेक्शन 41 में डिपॉजिट्स का सारा रूल्स बोला गया है, तो डिपोजिटरी रिसिप्ट का सेक्शन है 41। द फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द पे। सिंपल सा लॉजिक है। आगे देखिए, देखिए, Which of the following is not the mode of dissolution of a firm under voluntary dissolution? क्या चीज voluntary dissolution में नहीं आता है? मतलब कोई पार्टनर यदि अनसाउंड माइंड हो जाता है और उसके कारण फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसको वॉलंटरी डिसोल्यूशन नहीं बोला जाएगा, वो आपको कोर्ट के थ्रू ही रूट कराना पड़ेगा। समझ में आया? डिसोल्यूशन ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड, यदि पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है तो वह वॉलंटरी डिसोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू सेफ्टी मेजर? फेंचिंग ऑफ मशीन, मशीन के चारों तरफ बैरियर को लगाने को ही एक प्रकार का ये सेफ्टी मेजर है। ठीक है, बैरियर से काफी चीज प्रोटेक्शन हो जाएगा, इसीलिए। आगे देखिए, इन केस ऑफ ई वोटिंग इन व्हाट फाइल फॉर्मेट शेल नोटिस बी सेंट एज एन अटैचमेंट? मतलब जब ई वोटिंग होता है तो नोटिस जो शेयर होल्डरों को भेजा जाता है किस फॉर्म में भेजा जाता है? वर्ड फाइल में या पीडीएफ फाइल में? सिंपल सा लॉजिक है, पीडीएफ फाइल में ही नोटिस भेजा जाता है, सीधा से याद रखिएगा। कोई भी नोटिस हो पीडीएफ फाइल में ही जाएगा। मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट, ये पहले भी बताया। मेटा एथिक्स क्या चीज से डील करता है? मोरल जजमेंट से। ए डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय ए स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन ए नोटिस बाय, जो छोटा छोटा शेयर होल्डर है उन लोगों का एक डायरेक्टर बनाया जाता है कंपनी में। यही खाली लिस्टेड कंपनी के लिए प्रोविजन अप्लीकेबल है कि छोटा शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसीलिए लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाया जाता है। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाने के लिए कम से कम देखिए, डायरेक्टर में भी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन ए नोटिस। कौन नोटिस देगा? कम से कम 1000 शेयर होल्डर देंगे या 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर? कम से कम 1000 शेयर होल्डर देंगे या जितना स्मॉल शेयर होल्डर है उसका 1/10 देंगे, तो 1000 जो लवर होगा वो देने से भी चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, समझ में? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे देखिए, इफ ए कंपनी डज नॉट हैव ए कॉमन सील द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइन बाय। सीधा सा बात है, यदि कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट वन डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है। The term family is defined in ESI Act does not include an independent marriage sister. मैरिज सिस्टर का मैरिज हो गया, फैमिली का पार्ट नहीं है ESI एक्ट में, सीधा सा बात है। एन इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट अपना खुद काम धंधा कर रही है, अपना नौकरी कर रही है, अपने ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, जो जिस सिस्टर का मैरिज हो गया और वो इंडिपेंडेंट है वो फैमिली का पार्ट नहीं है ESI एक्ट में, सीधा सा बात है। Which one of the following is not the discharge by operation of law? By breach of contract is not the discharge by operation of law. एकदम सिंपल चीज है। देखिए 80 नंबर में आइए। Who will not be considered as an employee under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provident Act? Apprentice मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनर है, जो ट्रेनी है उसको एम्प्लॉय नहीं मानते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनी को एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। Which of the following is not a category of company under the Companies Act? पहले भी बताया, असिस्टेंट कंपनी एक कैटेगरी ऑफ कंपनी नहीं है। Which of the following is not an unpaid seller right against the goods? मैंने क्लेम फॉर डैमेज का राइट नहीं है, पहले बता चुके हैं। Which one cannot be transact? पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या नहीं हो सकता? ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है। पोस्टल बैलेट मतलब बता चुके हैं कि जब रिजोल्यूशन बाय पोस्ट होता है, तो जब पोस्ट के थ्रू जब रिजोल्यूशन होता है तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट उस हिसाब से नहीं हो सकता है। आगे देखिए, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। Among the following which is not the advantage of business ethics? Diversity in achievement ये एक एडवांटेज नहीं है बिजनेस एथिक्स का। Gratuity is payable to an employee after he has rendered continuous service for not less than 5 years of his resignation, ये पहले बता चुके हैं। इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, या देखिए पेंशन का अकाउंट है, ठीक है। इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट मीन्स एन अकाउंट ऑफ सब्सक्राइबर executed by a contract setting out
द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर डेस, याद देखिएगा जो पेंशन का जितना अकाउंट है नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू रूट होता है, तो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट सारा कौन कंट्रोल करता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, बस इतना याद रखना है। आगे देखिए, ए प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर स्टैंडर्ड ऑफ डेस, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। एथिक्स में क्या होता है कि किस वैल्यू का स्टैंडर्ड किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शन कैन बी कंपेयर टू। सिंपल सा चीज है, ये पहले बता चुके हैं हम। द मेन फीचर ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट इज स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। आगे देखिए, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल कंटिन्यू फॉर द act done before the dissolution, even after the dissolution, until public notice is given of the dissolution। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया, जब तक आप उसका पब्लिक नोटिस नहीं देंगे, न्यूज़पेपर में नोटिस नहीं देंगे, तब तक पार्टनर्स का लायबिलिटी रहेगा। भले फॉर्म 2010 में डिसॉल्व हो गया और उसका नोटिस आप 2015 में दे रहे, तो 15 तक पार्टनर्स का लायबिलिटी रहेगा। तो पार्टनर्स का लायबिलिटी कब तक रहेगा, जब तक आप डिसॉल्यूशन का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं, तब तक रहेगा। सिंपल सा बात है। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी अप्रूव इन द, पहले बताए थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करते हैं और शेयर होल्डर का मीटिंग को एजीएम या जनरल मीटिंग या ईजीएम बोलते हैं, तो जनरल मीटिंग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, बोला गया है कि मेंबर्स, कंपनी का मेंबर चाहे तो कंपनी से मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स का, कोई रजिस्टर का कॉपी मांग सकता है। तो मेंबर्स को कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को बोलना पड़ेगा, तो कंपनी 7 दिन के अंदर उसको वो सबका कॉपी दे देगा। तो यही क्वेश्चन बोला है, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द रिक्वेस्ट मेड बाय द मेंबर्स ए कंपनी शेल सेंड ए कॉपी ऑफ ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज मेमोरेंडम एटसेट्रा टू हिम 7 डेज। ठीक है। और सेकंड में बोला गया है, देखिए क्या होता है, स्टैंडिंग कमिटी का मेंबर्स अपॉइंट किया जाता है ईएसआई एक्ट में, और वो जो अपॉइंट होता है कम से कम 2 साल के लिए अपॉइंट होता है। ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी कंस्टिट्यूट अंडर द ईएसआई एक्ट शेल बी 2 years फ्रॉम द डेट on which such election is notified। जहां से इलेक्शन होता है, जहां से जिस इलेक्शन में वो सिलेक्ट होता है वहां से 2 साल, तो जहां से इलेक्शन नोटिफाइड होगा वहां से वह 2 साल तक उसका पीरियड को माना जाएगा। तो हिच इलेक्शन इज नोटिफाइड होगा। ठीक है। आगे देखिए, द होल्डर does not have any rights to duplicate of lost bill before it is overdue। बोलता है जो बिल का होल्डर है वो डुप्लीकेट बिल के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है क्या? सिंपल सा बात है कि हाँ वो कभी भी बिल डुप्लीकेट बिल मांग सकता है, पैसा ओवरड्यू हो या नहीं हो। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिफोर इट इज ओवरड्यू फॉल्स स्टेटमेंट है। होल्डर कभी भी डुप्लीकेट बिल मांग सकता है। What are goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making of the contract of sale? Contract of sale is known as future contract। क्या बोलता है कि मैं सेलर से बात कर रहा हूं कि मेरे को ये माल चाहिए और उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो जो मेरे को माल चाहिए तो फ्यूचर में चाहिएगा, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर गुड्स। सिंपल सा बात है। आगे देखिए, The ethical operations of a company is directly related to days in both short term and long term। सीधा सा बात है, कंपनी का एथिकल ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है, प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता है। दो द एथिकल ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी इन बोथ शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। एथिकल ऑपरेशन भैया, कंपनी का ऑपरेशन हम प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? हाइब्रिड है, कॉम्बो है कंपनी एंड पार्टनरशिप का। तो ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज क्या? हाइब्रिड बिटवीन ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पार्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटियम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, क्योंकि ये बुक बिल्डिंग कंसेप्ट में किया जाता है, कस्टमर से ही पूछा जाता है आप बताइए प्राइस, तो प्राइस में रहता ही नहीं है। द टर्म सब एजेंट, सब एजेंट किसके अंडर काम करता है आपको पता है? ओरिजिनल एजेंट के नीचे जो मेन एजेंट है, ओरिजिनल एजेंट है, उसके नीचे जो काम करता है उसको बोलते हैं सब एजेंट। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, द टर्म सब एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड
एज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सब एजेंट, किसके अंडर काम करेगा? ओरिजिनल एजेंट, मेन एजेंट। जो वर्ड लिखना चाहिए लिख दीजिए। आगे देखिए, misrepresentations must related to some fact which is material to the contract। कॉन्ट्रैक्ट में जो मटेरियल चीज है उसको बोलते हैं misrepresentations। आगे देखिए, within how many days of the date of registrations shall the LLP inform the concerned registered about the conversion and the particular of LLP। यदि LLP कुछ कन्वर्जन करता है तो उसको 15 दिन के अंदर ROC को बताना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, चीज को समझिए अच्छा से। ठीक है, आगे देखिए, द रजिस्टर्ड ऑफिस shall be open within 15 days from the date of the incorporation of the company। कंपनी जहां इनकॉर्पोरेट हो गया वहां से 15 दिन के अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डिन नंबर, जब डायरेक्टर बनता है उसके लिए डिन नंबर लेना मैंडेटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिन नंबर का, तो वो जो एप्लीकेशन देता है डिन नंबर को, आरओसी को, उसको बोलते हैं DIR3। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब डायरेक्टर डिन के लिए अप्लाई करता है उसको बोलते हैं DIR3 फॉर्म। ठीक है, एक्सीडेंट रिपोर्ट ऑफ ESI का एक्सीडेंट रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में जाता है? फॉर्म 16। ठीक है, नो फाइन कैन बी इम्पोज ऑन एम्प्लॉय whose age is under 15 साल। 15 साल से नीचे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई फाइन इम्पोज नहीं कर सकता है एम्प्लॉयर। ठीक है, who has power to exempt audit of LLP, किस अथॉरिटी के पास पावर है LLP का ऑडिट को एग्जेम्प्ट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना भी पार्टी हो सकता है, इनफाइनाइट पार्टी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड पार्टी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एलिजिबल सैलरी फॉर पीएफ नॉट एक्सीडिंग, पीएफ के लिए मिनिमम जो सैलरी है, माने किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 15,000 के नीचे जो एम्प्लॉय है उसको पीएफ मिलेगा। 15,000 से ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम सैलरी का जो रेंज है 15,000 रखा गया है। 15,000 उससे नीचे रहेंगे तो उसको ईएफ देना, माने प्रोविडेंट फंड उसका काटना मैंडेटरी है। पीएफ कंट्रीब्यूशन इज 10% ऑफ सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% है सैलरी का। और इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ पीएफ, यदि पीएफ में आप लेट से पेमेंट कर रहे हो पीएफ का तो 12% इंटरेस्ट लग जाएगा। और नोटिस ऑफ एजीएम मस्ट बी सेंड बिफोर डे स्टेज, एजीएम का नोटिस एजीएम से 21 दिन पहले दिया जाता है। मैंने आपको 110 क्वेश्चन कराए हैं, आप अच्छा से 110 क्वेश्चन को 10 से 15 बार सुन लीजिएगा, सारा क्वेश्चन अच्छा से याद रहेगा और अपना बिलीफ सिस्टम रखिएगा कि हम पास होंगे, एकदम आप श्योर शॉट पास हो जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 111, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, बोलता है नो अडल्ट वर्कर सेल बी अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन डेज आवर्स इन एनी डे। बोलता है एक अडल्ट वर्कर एक फैक्ट्री में मैक्सिमम एक दिन में कितना घंटा काम कर सकता है? 9 घंटा। बस इतना याद रखना है। अडल्ट वर्कर मैक्सिमम आवर वर्क 9 आवर्स, बस अडल्ट वर्कर 9 आवर्स, बस इतना याद रखना है। विच ऑफ द वन इज नॉट LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन नहीं है? जो सिंगल बिजनेस करता है उसको बोलते हैं LLP नहीं है। LLP में 2 आदमी चाहिए। तो कॉर्पोरेट सोल मतलब सिंगल पर्सन का बिजनेस, या देखिए तो कॉर्पोरेट सोल एक LLP नहीं है क्योंकि LLP 2 आदमी का बिजनेस है। द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर्स इन ए फर्म इज डेज, लाइबिलिटी क्या है पार्टनर्स का? लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होता है, याद रखिए। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज अनलिमिटेड। ग्रेच्युटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय रिटायरमेंट एंड रिट्रेचमेंट, ग्रेच्युटी कब पेमेंट किया जाता है? रिटायरमेंट के समय, सबको पता है, काम खत्म। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल इज, ये दोनों कंडीशन है। मैक्सिमम अमाउंट ग्रेच्युटी का 20 लाख होना चाहिए, लेकिन उसका जो सैलरी है उसका 20 महीना का सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज उसका 20 महीने का सैलरी मिला के 8 लाख रुपया हो रहा है तो उस आदमी को मैक्सिमम ग्रेच्युटी 8 लाख ही मिलेगा, 20 लाख नहीं मिलेगा। याद रखिए दोनों कंडीशन है। 20 लाख तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो सैलरी है 20 महीने का सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 116, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट डज नॉट, मतलब पार्टनर लोग सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ऑब्वियसली लॉस को शेयर नहीं करेंगे, बट डज नॉट लॉस।
लॉसेस, ठीक है। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज द डेज ऑफ एलएलपी। पार्टनर क्या है एलएलपी का? एक एजेंट की तरह है, एजेंट ऑफ एलएलपी। पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज कॉल्ड एजेंट ऑफ एलएलपी। द टर्म एम्प्लॉयर इंक्लूड द डेज। एम्प्लॉयर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो एम्प्लॉयर का होता है, एम्प्लॉयर का, वो मान लिया जाता है। एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर का डेफिनेशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर कवर है, ठीक है। रजिस्टर ऑफ डेज वर्कर इज टू बी मेंटेन इन अ फैक्ट्री। याद है कि अडल्ट वर्कर जो है उन लोगों का रजिस्टर फैक्ट्री में मेंटेन किया जाता है। तो रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर इज टू बी मेंटेन इन अ फैक्ट्री। ये देखिए 120 नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। डेज एथिक्स is the principle and standard that determine acceptable conduct in business organization। ये बता चुके हैं, business ethics is the principle and standard that determine acceptable conduct in business organization। The minimum number of directors for a public company is 3। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। 2 प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 15 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2। प्राइवेट कंपनी के लिए कितना है? 2। पब्लिक कंपनी के लिए कितना है? मिनिमम 3। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122। द एप्लीकेशन फॉर कंडोलेशन ऑफ डिले शैल बी मेड इन फॉर्म। याद देखिए, चार्ज का कंडोलेशन ऑफ डिले CHG 8 होगा, या 1 लिखा है वो गलत लिखा है, CHG 8। चार्ज का कंडोलेशन ऑफ डिले CHG 8 में फाइल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123। आफ्टर बायबैक ए कंपनी शैल नॉट मेक ए फर्दर इशू ऑफ शेयर विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। याद रखिए, जब भी कंपनी बायबैक करेगा फिर 6 महीना तक और शेयर इशू नहीं कर सकता है, फर्दर इशू नहीं कर सकता है। जिस दिन बायबैक किया वहां से 6 महीना तक फर्दर इशू कंपनी शेयर नहीं कर सकता है। 6 महीना बाद, 1 साल बाद करेगा, तो 6 महीना तक इशू नहीं कर सकता है फर्दर इशू ऑफ शेयर। याद रखिएगा 6 महीना, ठीक है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। ऑब्वियसली एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन का दरकार नहीं होता है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। इन बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल। ट्रू, सिंपल सा चीज है। द डिसोनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मे बी ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। डिसोनर कब हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट? जब नॉन एक्सेप्टेंस होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 127। द लायबिलिटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट मे बी डिस्चार्ज। लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट का किस तरह से डिस्चार्ज हो सकता है? कैंसिलेशन के द्वारा, बाय मेथड ऑफ कैंसिलेशन हो सकता है, या बाय मेथड ऑफ रिलीज भी हो सकता है, बाय मेथड ऑफ पेमेंट। किसी भी तरीका से आप इंस्ट्रूमेंट का लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। हु में नेगोशिएट, कौन नेगोशिएट कर सकता है? ड्रॉअर कर सकता है, पेई कर सकता है, मेकर। एनीवन कैन नेगोशिएट। द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शेल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो कंपनी का डिटेल रहता है, क्या क्या करेगा, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जब कंपनी पब्लिक इशू करता है तब प्रोस्पेक्टस इशू करता है। उस प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंपनी का डिटेल दिया रहता है। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी, बस। क्वेश्चन नंबर 130। The RD shall communicate the confirmation of shifting of register office within 30 days of the receipt of the application। जिस दिन RD को एप्लीकेशन मिला वहां से 30 दिन के अंदर उसको कंफर्म करना पड़ेगा शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, द RD shall communicate the confirmation of shifting of registered office 30 दिन के अंदर within 30 days of the receipt of the application। एप्लीकेशन जब मिला वहां से 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 131। The private placement shall be made not more than days% in aggregate in a financial year। आप जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, कंपनी शेयर होल्डर को जो इशू करती है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करके पैसा लेती है, शेयर इशू करती है उसमें, तो क्या कहते हैं, मैक्सिमम 200 आदमी को। एक बात है कि प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोविजन याद रखिएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब ये प्राइवेट प्लेसमेंट से प्राइवेट कंपनी ही करती है। जब उसको पैसा का दरकार होता है तो वो पैसा ले लेती है, प्रमोटर से, बाहर का कोई जान पहचान का आदमी से ले लेती है, लेकिन वो मैक्सिमम 200 आदमी से पैसा रेज कर सकती है। याद देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम हाउ मेनी पर्सन्स? 200 पर्सन्स। द कंपनी शेल नॉट इशू स्वीट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन ईयर। इन ईयर कितना होगा स्वीट इक्विटी कैपिटल? 15%। याद रखिएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी में कितना पार्टनर होना चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर एलएलपी में होना चाहिए, बस काम खत्म। एलएलपी का पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। याद रखिए, एलएलपी में मिनिमम कितना पार्टनर होना चाहिए? 2 पार्टनर, बस।
At every AGM, not less than 1/3 of the total number of directors shall be retired by rotation. AGM में कितना डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन होता है? 1/3 of the total number of director रिटायर बाय रोटेशन होता है, बस. A bearer instrument is negotiated by delivery only, बस. Business ethics calls for avoidance of monopoly. सिंपल सा चीज है. Business ethics has a days application, universal application. Business ethics का क्या है? Has a universal applications है, याद रखिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 139. ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन नंबर 139. ठीक है. क्वेश्चन में बोलता है, देखिए, परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ डेज 90% ऑफ वेजेस. या देखिए, परमानेंट कोई डिसेबल हो जाता है तो उसको 90% ऑफ वेजेस का बेनिफिट मिलता है. सिंपल सा चीज है. वर्कर विल बी इंटाइटल्ड टू ओवर टाइम वेजेस इफ दे हैव वर्क फॉर मोर देन. वर्कर लोगों को ओवर टाइम कब मिलेगा? जब वो 48 घंटा से ज्यादा काम करेंगे एक वीक में. देखिए, 48 आवर्स इन एनी वीक. वर्कर लोगों को ओवर टाइम कब मिलेगा? जब 48 घंटा से ज्यादा काम करेंगे एक वीक में. एप्रोप्राइट गवर्नमेंट रिव्यू द रेट ऑफ मिनिमम वेजेस. एप्रोप्राइट गवर्नमेंट क्या करता है? एप्रोप्राइट गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वहां का जो रहेगा, तो एप्रोप्राइट गवर्नमेंट रिव्यू करता है जो मिनिमम वेजेस को. कब? 5 ईयर्स, हर 5 साल में मिनिमम वेजेस का रिव्यू करता है एप्रोप्राइट गवर्नमेंट. याद रखिए बस इतना. Every foreign company shall file with the register of company along with the financial statement. Foreign company अपना financial statement जो बैलेंस शीट है, पीएल अकाउंट, आरओसी में किस फॉर्म में फाइल करती है? FC3 फॉर्म में. याद रखिएगा. Which one of the following is said to be unethical behavior? Adulterations को बोलते हैं. सिंपल सा चीज है. Provision of EPF and Miscellaneous Provision Act 1952 applicable to सिनेमा हॉल या थिएटर हॉल में कब अप्लीकेबल हो जाता है? ईपीएफ का प्रोविजन यदि 5 और 5 से ज्यादा आदमी वहां यदि काम करता है. 5 और 5 से ज्यादा, याद रखिएगा. 5 और मोर देन 5 यदि कोई आदमी सिनेमा हॉल में काम कर रहा है, एम्प्लॉय 5 और 5 से ज्यादा, तो उस पर ईपीएफ और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी, वर्ड याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी सेल कंस्टिट्यूट एंड ऑडिट कमिटी विच सेल कंस्टिट्यूट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में, ऑडिट कमिटी में. याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी होगा, ऑडिट कंपनी, मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए. और मैक्सिमम बोनस का रेट पूछा है, याद रखिएगा 20% है. याद रखिए, मैक्सिमम बोनस का रेट कितना है? 20% है. ये सिंपल सा चीजें पहले भी बता चुके. होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजीशन ऑफ ए प्रोमिसरी नोट. सिंपल सा चीज है. क्योंकि आ जाइए क्वेश्चन नंबर 148 में. ए पी मैक्स एन एग्रीमेंट विथ क्यू एन आर्टिस्ट टू पेंट ए पोर्ट्रेट ऑफ पी फॉर ₹2000 एंड क्यू यूज हिज ओन कैनवस एंड पेंट. क्यू अपना ही पेंट यूज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड मटेरियल. सिंपल सा चीज है. A warranty is a stipulation collateral to the main purpose. एकदम याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा चीज था ये. The breach of contract may be, the breach of contract actual भी हो सकता है, anticipatory भी हो सकता है. याद रखिएगा. Question number 151. Which one of the following is not the element of draft? It is open to the person to stop payment. सिंपल सा चीज है. Question number 152. The following cannot be nominated for the purpose of EPF में इसको आप नॉमिनी नहीं बना सकते. याद रखिएगा. बेटा का बेटा जो मेच्योर हो चुका है, son of deceased sons who have attained majority. याद रखिए, sons of deceased sons who have attained majority. बेटा का बेटा जो मेच्योर हो चुका है, बस उसको नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है. नॉमिनेशन इज टू बी फिल्ड इन डेज. 2 कॉपी लगता है नॉमिनेशन का. याद रखिएगा, नॉमिनेशन इज टू बी फिल्ड इन 2 कॉपीज. डुप्लीकेट नॉमिनेशन टू बी इन डुप्लीकेट. ठीक है, डुप्लीकेट होता है. याद रखिए, नॉमिनेशन इज टू बी फिल्ड इन डुप्लीकेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 154 में देखिए, सिंपल सा चीज है. पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर डेज पीरियड. इनडेफिनाइट पीरियड के लिए पार्टनरशिप किया जाता है. याद रखिए,
पार्टनरशिप एट विल इज ए पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पार्टनरशिप एट विल वाला जो पार्टनरशिप किया जाता है इंडेफिनाइट पीरियड के लिए किया जाता है। नो कंपनी से इशू एनी डिवेंचर कैरिंग वोटिंग राइट। वोटिंग राइट वाला डिवेंचर कभी भी कोई कंपनी इशू नहीं कर सकता। आपको पता है सिर्फ शेयर पे ही वोटिंग राइट होता है, डिवेंचर पे कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। तो नो कंपनी से इशू एनी डिवेंचर कैरिंग वोटिंग राइट, सिंपल सा है। स्मॉल कंपनी का कैपिटल और टर्नओवर का लिमिट क्या याद रखिएगा, स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 20 करोड़ से कम होना चाहिए। देखिए स्मॉल कंपनी का इसमें चेंजेस आया, याद रखिएगा। स्मॉल कंपनी का किसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी, जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ और उससे कम होगा या टर्नओवर 20 करोड़ और उससे कम होगा उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। और स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, याद रखिएगा, पब्लिक लिमिटेड नहीं होगा। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा।